और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जिसका एम है To determine the value of elastic constant of the material of a wire by Searle's method. हमारे पास ये वो वायर है जिसके हमने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस, सेकंड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड वन इज पॉइजन्स रेशियो एंड फोर्थ इज द बल्क मॉडुलस। आइए हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल में कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होगा। द फर्स्ट वन इज सर्ल्स ऑपरेटर्स। सर्ल्स ऑपरेटर्स में हमारे पास एक स्टैंड आ जाएगा, 2 रेक्टेंगुलर रोड्स आ जाएंगी जिनका हमारे पास आइडेंटिकल मास होता है एंड आइडेंटिकल शेप होती है। ये दोनों सेम मटेरियल की बनी होती हैं। और साथ में हमारे पास एक आयरन वायर आ जाएगी जिसका हमने इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारा जो अगला ऑपरेटर्स है वो है वर्नियर कैलिपर। ये है वो वर्नियर कैलिपर जिससे हम इस रोड की ब्रेड्थ मेजर करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ये जो ब्रेड्थ है बिल्कुल सेम होगी दूसरी रोड की ब्रेड्थ के, तो हम दोनों में से किसी भी रोड की ब्रेड्थ निकाल सकते हैं यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर। हमारा जो अगला ऑपरेटर्स है वो है स्क्रू गोज। ये है वो स्क्रू गोज जिससे हम इस वायर की डायमीटर मेजर करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और उस डायमीटर का हाफ करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा। हमारा जो अगला ऑपरेटर्स है वो है स्टॉप वॉच। ये है वो डिजिटल स्टॉप वॉच जिससे हम वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड नोट करेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो है एक लो पावर टेलीस्कोप। ये है वो लो पावर टेलीस्कोप जिससे कि हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काउंट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो की है मीटर स्केल। ये है मीटर स्केल जिसकी लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर होती है और इसका हम यूज़ करेंगे इस वायर की लेंथ मेजर करने में। इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये है वो थ्रेड जिसका हम यूज़ करेंगे इन दोनों रोड्स को इस स्टैंड से हैंग करने में, जो कि हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में एक मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग बैलेंस। ये है वो स्प्रिंग बैलेंस जिससे हम इस रोड का मास मेजर करेंगे। जो मास इस रोड का होगा वो इस रोड का होगा, एग्जैक्टली सेम। आइए अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। द फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 8 पाई एल आई अपॉन में r⁴ t1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो l है वो है हमारे पास इस वायर की लेंथ, जो हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे यूजिंग मीटर स्केल। अब हम I की बात करेंगे। I है इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रोड है तो हमारे पास इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 12। यहाँ पे जो m है वो है इस रोड का मास, जो कि हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मेजर करेंगे। कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ दिस रोड, जो कि हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे यूजिंग मीटर स्केल। B है इस रोड की ब्रेड्थ, जो कि हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर करेंगे। द सेकेंड फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 8 पाई एल आई अपॉन में r⁴ t2 का स्क्वायर। l और i हम पहले बता चुके हैं। r रेडियस ऑफ वायर है एंड t2 हम एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करेंगे। थर्ड फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर द मटेरियल ऑफ वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1। t2 और t1 हम एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है वो है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, जिसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू वाई, जो हम यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करेंगे अपॉन में 3 टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके पुट करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल में हम डायमीटर फाइंड करेंगे इस वायर का, और थर्ड टेबल में हम मेजर करेंगे इस रोड का ब्रेड्थ यूजिंग द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। आइए अब बात करते हैं t1 की। t1 कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों बार्स को कैसे हैंग करना है इस स्टैंड से, वो हम देखेंगे इस डायग्राम की हेल्प से।
इस डायग्राम में ये जो है हमारे पास थ्रेड है जिससे हमने इन दोनों बार्स को हैंग कराना है। ये जो है हमारे पास वायर है जिसे कि हमें इन दोनों के बीच में टाइटली अटैच करना है ऐसे। आइए अब देखते हैं कि हमें सेटअप कैसे करना है। हमने अभी इन रोड्स को इन थ्रेड की हेल्प से हैंग कर दिया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों रोड्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, जिसका मतलब है ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दोनों हाइट्स सेम होनी चाहिए। और ये जो हमने बीच में वायर अटैच की है इसका हमें ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल। अब हमने इन दोनों रोड्स में से किसी भी एक रोड पे क्रॉस मार्क करना है, जो कि हमने कर लिया है। और अब हम इस क्रॉस मार्क को टेलीस्कोप से फोकस करेंगे। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने इस रोड के क्रॉस को इस टेलीस्कोप के क्रॉस से कोइंसाइड करा दिया है। तो अब हमारा टेलीस्कोप अच्छे से फोकस हो चुका है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि फोकस करते टाइम रोड और टेलीस्कोप दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब हमें इस वायर में एक बैंड प्रोड्यूस करना है ऐसे, जिसके लिए हमें इन दोनों रोड्स को थ्रेड से बांधना होगा। अब हमने इन दोनों रोड्स को थ्रेड से बांध दिया है। हम देख सकते हैं कि इस वायर में बहुत अच्छा बैंड प्रोड्यूस हो चुका है। अब हमने इस थ्रेड को बर्न करना है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी ऐसे। हमें 20 वाइब्रेशंस काउंट करनी है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। और हमें 20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड नोट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉप वॉच। अब हमें देखना है कि वाइब्रेशंस कैसे काउंट करनी है। यह हमारे पास टेलीस्कोप का फोकस है, जिस पे हमने रोड के क्रॉस को कोइंसाइड किया हुआ है। वायर थ्रेड कटने के बाद ये इधर से इधर मूव करेगा, फिर यहाँ से ऐसे। जब ये वापस यहाँ पे आएगा तब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। जैसे ही वहाँ से थ्रेड कट जाएगी, आपने स्टॉपवॉच में टाइम स्टार्ट करना है 20 वाइब्रेशंस काउंट करने के लिए, और अपना टाइम नोट करना है 20 वाइब्रेशंस का। हमारी 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो चुकी है और हमारा टाइम पीरियड आया है 14 सेकेंड, जो हम यहाँ लिख देंगे। आपने सेम सेटअप के लिए 2 और रीडिंग्स लेनी है, जो कि सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनमें। अब हम इन तीनों का मीन ले लेंगे, जो कि हमारा स्मॉल टी निकल जाएगा। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा T1 निकल जाएगा। हमारा T1 निकल चुका है। अब T2 निकालने के लिए हमें बार्स को किसी और तरीके से हैंग करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं वो कैसे करना है। टाइम पीरियड T2 फाइंड करने के लिए रोड्स को कैसे लगाना है, आइए अब वो देखते हैं। ये हमारे पास 2 रोड्स हैं, इनमें से एक को यहाँ ऊपर लगाएंगे ऐसे, इसको थ्रेड से टाइटली हैंग करेंगे। इसके नीचे हम ये वायर को अटैच करेंगे।
उसके साथ हम नीचे इसको ऐसे अटैच करेंगे। एक रॉड को हमने टाइटली अटैच कर दिया है। अब हम इस पर ये नट खोल के इस वायर को यहाँ पे अटैच करेंगे। हमें इस स्क्रू को बिल्कुल टाइट करना है और ये वायर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हमें दूसरी रॉड को इस तरह से अटैच करना है ताकि ये जो क्रॉस है टेलीस्कोप के बिल्कुल सामने हो। आप देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें T2 फाइंड करने के लिए इस जो रोड का क्रॉस साइन है इसको टेलीस्कोप के क्रॉस से कोइंसाइड कराना होगा। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि हमारा टेलीस्कोप का क्रॉस है वो रोड के क्रॉस से कोइंसाइड हो चुका है, तो हमारा टेलीस्कोप अच्छी तरह से फोकस हो चुका है। अब हमें T2 फाइंड करने के लिए इस रोड में हल्का सा जर्क देना है ताकि इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो और हम 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट कर सकें। अब हम देखेंगे कि वाइब्रेशंस कैसे नोट करनी है। यह हमारा टेलीस्कोप क्रॉस साइन है, यह हमारा रोड का क्रॉस साइन है। ये पहले इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाके वापस आएगा, तब हमारी एक वाइब्रेशन होगी। ऐसे हमें 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है। जैसे ही आप रोड को छोड़ोगे आपने 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करना है। तो हमारी 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए हमारा टाइम पीरियड आया है 23 सेकेंड। जो हमारा 23 आया है हम उसे इस कॉलम में लिखेंगे जो हमारा T1 होगा। हमें सेम सेटअप के लिए 2 और रीडिंग्स निकालनी है। फिर हम उन तीनों का मीन लेके वो हमारा स्मॉल t बनेगा, फिर उसको 20 से डिवाइड करके हमारा T2 निकल जाएगा। तो हमारा T1 और T2 निकल चुके हैं। इसी के साथ हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म होती है। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में डायमीटर निकालेंगे वायर का विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गोज। अब हमें इस वायर का डायमीटर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू गोज। हमारे पास जो स्क्रू गोज का डिस्काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब हम इस वायर को स्क्रू गोज के जोज में टाइटली अटैच कर देंगे। अब हम इसकी रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन स्केल है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है। हम देख सकते हैं कि ये 1 को क्रॉस कर चुका है। ये हमारा मिलीमीटर में होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग काउंट करनी है, तो हमें इसके लिए ये देखना होगा कि ये लाइन इसमें कौन सी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो हम देख सकते हैं 30, 31, 32, अब 38 यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 38 इंटू इट्स लीस्ट काउंट दैट इज 0.001। अब हम लिखेंगे 0.1 प्लस 0.038। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारे पास आएगा 0.138 सेंटीमीटर। ये जो रीडिंग आई है हमें इस कॉलम में लिखनी है। अब हमें सेम जगह के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रीडिंग नोट करनी है। उसके लिए हमें यहाँ से चेंज करके इसको ऐसे लगाना होगा। हम इसमें भी ऐसे ही रीडिंग नोट करेंगे। वो हमारी सेम भी आ सकती है, हल्की सी डिफरेंट भी आ सकती है। मेनली जो हमारा डिफरेंस है वो लास्ट डिजिट में आता है। अब हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। जो हमारा मीन आएगा वही करेक्टेड डायमीटर होएगा, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है।
अब हम डायमीटर किसी और जगह पर रख के निकालेंगे। सेम प्रोसीजर से हमें 2 से 3 रीडिंग्स और निकालनी है। हमारा सभी केसेस में जो डायमीटर है वो आ रहा है 0.138 सेंटीमीटर। जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो हमारा रेडियस आ जाएगा जो कि है 0.069 सेंटीमीटर। इस वायर का जो रेडियस है वो हमारा 0.069 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें मीटर स्केल की हेल्प से इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल। हमारी जो लेंथ है वो आई है 34.5 सेंटीमीटर। ये हमारी स्मॉल एल की वैल्यू है जो कि है 34.5 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा टेबल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड टेबल में निकालेंगे इस रोड की ब्रेड्थ यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर। अब हम इस बार की ब्रेड्थ निकालेंगे। उसके लिए हम इस बार को वर्नियर कैलिपर के जॉज में टाइटली अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम इस स्केल की रीडिंग्स नोट करेंगे। ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 1, 1.1, 1.2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारे मेन स्केल की रीडिंग आई है 1.2 जो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस। अब हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। वर्नियर स्केल में हमारे पास टोटल 10 डिविजन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मेन स्केल की रीडिंग के साथ बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 5th जो डिविजन्स हैं वो यहाँ से बेस्ट कोइंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू इसका लेस काउंट जो कि है 0.01। इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा 1.25। जो हमारी ब्रेड्थ आई है 1.25 वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें सेम प्रोसीजर में 2 अलग अलग जगह पर रख के सेम टाइप से सेम प्रोसीजर से रीडिंग नोट करनी है। जैसे यहाँ रख लिया या फिर यहाँ रख लिया। हमारे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो ब्रेड्थ आई है वो आई है 1.34 और 1.24। आप देख सकते हैं कि जो हमारी रीडिंग है उनमें बस स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है वही पॉइंट के बाद। जैसे यहाँ पे ये और सेम भी आ सकती है। अब हमें इन तीनों का मीन लेना है। मीन कैसे लेंगे? तीनों को पहले प्लस करेंगे, प्लस 1.34 प्लस 1.24, उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसे सोल्व करके हमारे पास आ गया है 1.27 जो कि हमारी होगी ब्रेड्थ ऑफ बार। तो हमें b की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1.27 सेंटीमीटर। रोड की ब्रेड्थ निकालने के साथ ही हमारी तीनों ऑब्जर्वेशन टेबल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हम सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बार। ये हमें कैपिटल I की वैल्यू देगा। ये बार रेक्टेंगुलर शेप की है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है कैपिटल I इज इक्वल टू m इंटू में L² प्लस B² अपॉन में 12। कैपिटल M है हमारे पास है इस बार का मास जो कि हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मेजर करेंगे। ये हमारे पास मेजर करके आया है 398 ग्राम जो कि हम यहाँ लिख देंगे। अब हम फाइंड करेंगे L जो कि है इस बार की लेंथ। ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर स्केल। इसकी रीडिंग हमारे पास आई है 30 सेंटीमीटर। कैपिटल L हमारे पास आया है 30 तो हम यहाँ लिख देंगे 30 का स्क्वायर। स्मॉल भी हमारे पास है ब्रेड्थ ऑफ बार जो कि हमने यहाँ ऊपर निकाली है तो हम यहाँ लिख देंगे 1.27 का स्क्वायर। 12 हमारे पास फॉर्मूले में है। इसको सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.9 इंटू 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सीजीएस यूनिट्स होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब हमारे पास कैपिटल I की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम फाइंड करेंगे चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स 1 बाय 1। पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो कि है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल टू 8 पाई L I अपॉन में r⁴ T1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखेंगे 8, फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर स्मॉल l जो कि है इस वायर की लेंथ वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास आई थी 34.5 सेंटीमीटर। वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है कैपिटल I जो हमने फाइंड किया है 2.9 इंटू 10⁴ वो यहाँ लिखेंगे अपॉन में r जो कि है इस वायर का रेडियस। वो हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल में फाइंड किया था जो हमारे पास आया था 0.069 सेंटीमीटर।
हम उसकी पावर 4 कर देंगे। फिर है T1 का स्क्वायर। T1 हमने निकाला था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में, जो कि हमारे पास आया है 0.7, तो हम यहाँ उसका स्क्वायर कर देंगे। इन सब को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल Y की वैल्यू आती है वो आती है 22.6 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ईटा इज इक्वल टू 8 पाई एल कैपिटल I अपॉन में R की पावर 4 T2 का स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास है 8 जो हम यहाँ लिख देंगे, फिर पाई की वैल्यू 3.14, स्मॉल l 34.5, कैपिटल I 2.9 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में r की पावर 4 मतलब r इज इक्वल टू 0.069, और T2 हमने फाइंड किया था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में, जो कि हमारे पास आया था 1.13 सेकेंड। हम यहाँ उसका स्क्वायर कर देंगे। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 8.9 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि है पॉइजन्स रेशियो फॉर मटेरियल ऑफ वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास जो T2 की वैल्यू है वो है 1.13, हम उसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2 इंटू T1 की वैल्यू है 0.71, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 1। इन सब को जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.26। पॉइजन्स रेशियो का हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब हम फाइंड करेंगे अपना लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि है बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है K इज इक्वल टू वाई अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। वाई हमारे पास है यंग्स मॉडुलस, जो कि हमने फाइंड किया था 22.6 इंटू 10 की पावर 11, वो हम यहाँ लिखेंगे अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा, जो कि है पॉइजन्स रेशियो 0.26, वो हम यहाँ लिखेंगे। इसको सोल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 15.69 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तो अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ लिखेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है। हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आई है वो आई है 22.6 इंटू 10 की पावर 11। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आई है 8.9 इंटू 10 की पावर 11। पॉइजन्स रेशियो हमारे पास आया है 0.26, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू आई हमारे पास आई है 15.69 इंटू 10 की पावर 11। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखेंगे इस वायर के मटेरियल की इलास्टिक कांस्टेंट्स की। ये हमारे पास आयरन की वायर है, तो इसके इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार है। इसका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है 20 इंटू 10 की पावर 11, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 8.3 इंटू 10 की पावर 11, पॉइजन्स रेशियो 0.27 एंड बल्क मॉडुलस 14.6 इंटू 10 की पावर 11। लास्ट कॉलम में हमने परसेंटेज एरर लिखना है, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। परसेंटेज एरर का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। यंग्स मॉडुलस वाई में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई थी, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी ये है अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13%। अब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा में। हमारे पास जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आई है 8.9 इंटू 10 की पावर 11, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये है अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.2%। अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज एरर इन पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 0.26, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.27 अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू 0.27 इंटू में 100। इसको जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.7%। हमारा जो लास्ट इलास्टिक कांस्टेंट है वो है बल्क मॉडुलस के। इसमें परसेंटेज एरर की जो फॉर्मूला है ये है, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। इसको सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.46%। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा परसेंटेज एरर आएगा वो 20% से कम आना चाहिए। हमारी यहाँ सारी परसेंटेज एरर्स 20% से कम है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो हमने परसेंटेज एरर्स निकाले वो हम यहाँ लिख देंगे। वाई का जो हमारे पास परसेंटेज एरर है वो है 13%, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का है 7.2%, पॉइजन्स रेशियो का है 3.7% और बल्क मॉडुलस का है 7.46%। इसके साथ हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिकल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।